हेलो एंड वेलकम क्लास नाइन्थ विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि टेढ़ा ऑब्लिकली मींस कि टेढ़ा अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारा वर्क डन उसमें किस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे ऐसे सिनेरियो में। सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड इस चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ क्लास 9 से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपके घर में कोई और सीनियर या फिर आपका यू नो 10th 11th या 12th का है तो वो भी उससे रिलेटेड भी कंटेंट्स आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, यानी कि एक कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज करो मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, और इस पे मैं फोर्स किस तरीके से लगा रहा हूँ? मैं उसको इस तरफ से खींच रहा हूँ, ऐसा टेढ़ा। ये हमारा टेढ़ा फोर्स लगा रहा हूँ। बट अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिला कि हमारा जो मोशन हो रहा था वो इस साइड का हो रहा था, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। इज इट क्लियर? तो कौन सी हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई? ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अभी ये सब कुछ आपको लग रहा होगा क्या ही बात हो रही है, बट अभी सब कुछ क्लियर होगा धीरे धीरे, बस टाइम दो। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। और फोर्स किधर डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम? फोर्स हम टेढ़ा लगा रहे हैं, ऐसा लगा रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जो कि टेढ़ी लग रही है। इसी को बोलते हैं ऑब्लिकली। ऑब्लिकली क्यों? क्योंकि जब भी हम ऐसा फोर्स लगाते हैं जो कि टेढ़ा होता है, फिर कोई भी वेक्टर अगर ऐसा टेढ़ा है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है। ठीक, इस एंगल को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, जो कि जीरो की तरह होता है बट उसका ऐसे बीच में डैश होता है, तो उसको हम बोलते हैं थीटा, THETA। ठीक है, दिस इज अ वर्ड वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस सिंबल। ओके, इट इज अ ग्रीक लेटर, सो इसको हम थीटा बोलते हैं। ये एंगल है, ठीक है, इस एक तरीके का एंगल है। तो फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ एक कोई एंगल पे जब हम फोर्स ऐसा लगाते हैं तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ होता है। सपोज करो इसी में, मतलब इसी को मैं एक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। सपोज करो ये एक टॉय है जिसमें कि ऐसे व्हील लगी हुई है। सबने बचपन में इस टॉय से ज़रूर खेला होगा। और इस टॉय में ये एक थ्रेड बंधी हुई है। मैं थ्रेड बांध देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सपोज कर लो कि एक थ्रेड है। ओके, तो थोड़ा सा मोटा थ्रेड बनाते हैं ताकि मैं दिखे। इस तरीके से समझ लो ये थ्रेड है, और आप वहाँ पे इसको इस तरीके से खींच रहे हो। ठीक है, आप उसको वहाँ पे इस थ्रेड के थ्रू बिल्कुल ऐसे खींच रहे हो। जब आप खींचते थे तो आप क्या देखते थे कि आपकी जो ये वाली टॉय कार है ये आगे की तरफ जाती थी इस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि वो टेढ़ा, जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में ऐसे टेढ़ा आपके पास नहीं आ जाती थी, बल्कि क्या होता था, वो सीधा जाती थी इस तरीके से ज़मीन से। ठीक है, दिस इज ग्राउंड। हमारा ग्राउंड कहाँ है? हमारा ग्राउंड ये हुआ करता था, हमारा ग्राउंड। ठीक, ये है हमारा ग्राउंड, और हमारा मोशन किस तरीके से होता था वो आपको मालूम चल रहा है। ठीक, हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ओके, हम फोर्स इस डायरेक्शन में टेढ़ा लगा रहे हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो पता है ना आपको। इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और सीधे ऊपर से नीचे को हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये वाला फोर्स? ये थीटा का एंगल बना रहा है। तो ऐसे केस अगर होगा तब हमको वर्क डन निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इस बात को समझो, इस बात को समझो। तो ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है ना, ये टॉय वाला। ठीक, टॉय कार थी, आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर की तरफ है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन सीधा हो रहा है। इज इट क्लियर? सो इन मेनी केसेस द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये वाला है, टेढ़ा वाला। दिख रहा है आपको अप्लाइड फोर्स का? जहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा है इसका मतलब अप्लाइड फोर्स। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि आपका अल्टीमेटली डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। तो वो कभी कभी ऐसा होता है हमारा कि एंगल बनाता है इस तरीके से। ठीक,
तो इसके केस में क्या होता है, जब हमको इसका वर्क डन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो इन सच केसेस वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला सिंपली, जो हमने अभी तक सीखा वर्क डन के लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? जो अभी तक हम लगाते आ रहे थे, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते फॉर दिस केस, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते, नो, हम इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक? सो हमें क्या यूज करना होगा? हम इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल भी नहीं यूज करने वाले हैं, उसको मैं क्रॉस बना देता हूँ। हम इसको इस केस में, जब ऐसा केस होगा कि जब एंगल बन रहा होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एक कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे जब हमें वर्क डन निकालना होगा। तो अल्टीमेटली हमें वर्क डन निकालना है ना, हम वर्क डन के बारे में पढ़ रहे हैं। देन व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज? वी विल यूज डिफरेंट फॉर्मूला। लाइक देखो, आप ऐसा समझो, आप जब बड़े हो जाओगे ना तो आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे अलग से। अभी हम सिर्फ ये जानते हैं ना कि अगर फोर्स है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट एक्चुअली में वेक्टर की अलग से हम स्टडी तो नहीं करते हैं। बट जब आप बड़े हो जाओगे और जब आप वेक्टर की स्टडी करोगे, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा कि अगर कोई वेक्टर, जैसे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये जो एरो दिख रहा है हम उसको इस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक एरो वेक्टर है, ठीक है? ये जो एरो, ये वाला फोर्स की डायरेक्शन जो शो कर रहा है, ये एक तरीके का वेक्टर है। तो वेक्टर जब भी हॉरिजॉन्टल के साथ एक कोई एंगल बनाती है, जो कि ये थीटा बनाई है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल यानी कि इसके साथ, जरूरी नहीं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ही हो, बट हॉरिजॉन्टल के साथ, सो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आते हैं, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आते हैं, ठीक? हमारा फॉर्मूला क्या होता था वर्क डन का? वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि फोर्स भी डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ होना चाहिए और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ होना चाहिए। तो ये अभी तक हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे, बट यहाँ पर अब हम, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अलग है, एक इधर है एक इधर है, तो हम सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वर्क डन तो नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे भी तो वो गलत आएगा। तो सही क्या होगा? सही ये होगा अगर हमको फोर्स इस डायरेक्शन में मिल जाए। तो वेक्टर आपको यही बताता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में कैसे आता है। तो फोर्स जब इस तरीके से किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, तो उसका जो एंगल के साथ वाला एरो होता है, यानी कि जो ये वाला एरो है, देखो अभी के लिए मैं सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक? आप लोग ध्यान से इस चीज़ को सुनना, और बस अभी के लिए आपको ये चीज़ रटना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लास 11th में आप सीखते हो अगर आप साइंस लोगे तो। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला जो हमारा वेक्टर होता है, ये होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है जो कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बनता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ऊपर वाले को इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं, वो लिखते हैं एफ। एफ कहाँ से है? क्योंकि ये हमारा वेक्टर एफ है, फोर्स, ठीक है? फोर्स के लिए एफ डायरेक्शन ऑफ, ये जो हमारा वेक्टर है ना, ये एफ वेक्टर से डिनोट करते हैं। अभी भी हम कोई वेक्टर लिखते हैं ना, तो उसको एफ लिख के उस पर एरो लगा देते हो उसके ऊपर, तो वो वेक्टर कहलाता है। खैर, इसके बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना, केवल मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो हायर क्लासेस में। ओके, सो ये वाला जो होता है, ये हो जाता है एफ इंटू आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है? कॉस, अब आप सोच रहे हो कि ये कॉस क्या भला है? तो बेटा कॉस, साइन, टैन, ये सब आप पढ़ोगे अभी क्लास 9th में, होपफुली 10th में भी पढ़ोगे। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है? तो वो आप मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ोगे। अभी के लिए ये समझो, अभी आपको सिर्फ याद करना है, ये होता है एफ कॉस थीटा। थीटा कौन सा? मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थीटा बना नहीं सकता, बट मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ। ओके, ये थीटा, इज इट क्लियर? एफ कॉस थीटा। तो ये वाला एरो का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एफ कॉस थीटा के बराबर।
और जो ऊपर वाला है वो होता है एफ साइन थीटा। ऊपर वाला जो होता है एफ साइन थीटा, तो साइन कॉस ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। खैर आपको रटना है केवल। ओके, अभी के लिए इतना समझ में आ गया। अगर तो हम आगे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, जो आपके क्लास 9th में नहीं बल्कि हायर क्लासेस में। खैर यहाँ पे हमें ये चीज समझना है। तो ये जब इस तरीके का केस होता है तो हम वहाँ पे सिंपली F इंटू एस नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है। सो अगर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में नहीं है। सो क्या होता है, यहाँ से हम फॉर्मूला किस तरीके से लेते हैं। इस केस में क्या होता है, द होल फोर्स इज नॉट बीइंग यूज्ड इन पुलिंग द टॉय कार। पूरा का पूरा फोर्स मतलब पूरा का पूरा एफ नहीं यूज हो रहा है इस टॉय कार को पुल करने के लिए, बल्कि इस फोर्स का केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद रखना। ठीक है, ये जो हमने बनाया ना एरोस, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ। और ये वेक्टर एफ क्या है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में फॉर्मूले को बैठाना है। कैसे हम फॉर्मूले को याद करेंगे, जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो सिंपली आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे आपका वर्क डन का फॉर्मूला इस केस में आप क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, ये आएगा कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू क्या, इनटू एस, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस जो भी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी। तो बेसिकली ऐसे केस में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। सो लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। ओके, इस फॉर्मूले को आप यूज करने वाले हो। ओके, सो इसको आप यूज करने वाले हो, इसको आप यूज करोगे, ऊपर वाले को हम सिंपली यूज नहीं करेंगे। सो हमें यही पढ़ना था इस टॉपिक में। ओके, तो और चीजें देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो एक लाइन है, उसको आप, मैं यहाँ पे अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। और ज़रूर से कॉन्सेप्चुअल पार्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ऐसे केस में, इन दिस केस क्या होता है, सी आपके सामने साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो एन एंगल थीटा, ये थीटा है, ठीक है, थीटा। In this case, the whole force of F is not being used in pulling the toy car. Only its horizontal component, जो कि ये वाला है, horizontal component along the ground is the effective force for pulling the toy car. क्योंकि ultimately हमारी toy car आगे जा रही है, ना कि टेढ़ा उड़ जा रही है ना, और ऊपर भी नहीं जा रही। अब आप सोच रहे होगे सर फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर भी है, तो हमारी कार ऊपर क्यों नहीं उठ रही है? बेटा हमारी कार ऊपर इसलिए नहीं उठ रही है क्योंकि ये जो ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट है इस फोर्स का, एफ का, ये किससे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये इसके वेट से, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। क्या वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो ये mg कहाँ पे लगता है, ये नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ये किसको कैंसिल कर दे रहा है, ये एफ साइन थीटा को कैंसिल कर दे रहा है। ये जो ऊपर वाला है ना, उसको हम एफ साइन थीटा से पढ़ते हैं। और थीटा आप जानते हो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा को कौन कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसका वेट। अल्टीमेटली हमारा टॉय कार किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन मोशन की तरफ जा रही है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया तुम लोगों को क्या चीज होता है? तो खेले तो बचपन में सब थे, बट कॉन्सेप्ट अब जाके समझे हो एक्चुअली में क्या होता है। इज इट क्लियर बेटा? तो इस पॉइंट को और इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लेना, देन हम आगे बढ़ेंगे। इसके फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी हम थोड़ा सा फॉर्मूला की समझेंगे अच्छे से। ठीक, सो the work done in pulling the body will be equal to the product of horizontal component of the force, जो कि f cos theta, multiply by distance moved by the body, जो कि हम small s से पढ़ रहे थे अभी तक। तो यहाँ पे भी यही चीज मैंने किया,
तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, F cos थीटा इंटू S, ठीक। या फिर उसको हम एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल दैट अ फोर्स इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर बेटा? ओके। या फिर द फोर्स इज मेकिंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, सो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इस तरीके से दिखाते हैं कैंसिल आउट को, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक। तो ये तरीका होता है दिखाने का कैंसिल आउट हो रहे हैं फोर्स। ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस्ड हो रहे हैं। बच कौन सा रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला बच रहा है हमारा। तो इसी वजह से केवल यही बच रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा? तो यही था हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन था वर्क का, और ये हमने बहुत ही ईजिली तरीके से हमने समझ लिया विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि बचपन में आपने ऑलरेडी कभी ना कभी देखा ही होगा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करें, इसके बेस पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या होगा वो क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आपके बुक से ही लेते हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को रब करूँगा और हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस इंपॉर्टेंट नोट को भी आपने नोट कर लिया होगा और सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी अपनी कॉपी में। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं बोलता हूँ तो यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस। ओके, तो चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को मैं लिखे रहने देता हूँ, ओके, एंड बल्कि इसको उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ से ये आ गया और ये, ओके। तो हमारा यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 इट इज सेइंग दैट, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट अ बिट मोर। सो अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो बहुत ही आसानी से, इजी लैंग्वेज में आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार, सेम एग्जांपल जो हमने लिया था, at through a distance of 10 meters on a smooth horizontal surface। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेते हैं, ये हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एक टॉय कार बना लेते हैं उसी तरीके से जैसा हमने पिछली बार बनाया था। तो अब की बार टॉय कार को थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे, ओके, छोटा बनाते हैं। टॉय कार है हमारी, और ऑब्वियसली टॉय कार है तो इसमें व्हील्स होंगी, तो व्हील्स को बनाना नहीं भूलेंगे। ओके, सो व्हील्स के साइज पे मत जाइएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, तो अल्टीमेटली हमारी टॉय कार है इस तरीके से। थोड़ा सा इसको और टॉय की तरह अगर हम बना दें तो कुछ ऐसी सी दिखेगी, ठीक। तो ये हमारी टॉय कार है। क्या हो रहा है? अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ओके, तो समझ लो इनिशियली इनिशियली यहाँ थी, ओके। अब हमारी टॉय कार यहाँ पे कहीं आ चुकी है, और उसका मूवमेंट कितना हुआ है, यहाँ से लेकर अगर हम नापें तो इसका मूवमेंट कितना हो चुका है। सपोज करो ये आपका 10 मीटर है यहाँ तक, तो ये मूवमेंट इसका 10 मीटर का हो चुका है। तो लिख देते हैं 10 m, ठीक है, 10 मीटर का मूवमेंट हो चुका है। एंड फर्दर दैट कि 10 मीटर का यहाँ मूवमेंट हो चुका है, और क्या कह रहा है, मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स, ओके हमने बना लिया है हॉरिजॉन्टल फोर्स। द स्ट्रिंग हेल्ड इन द चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, तो इसमें कोई स्ट्रिंग लगी होगी, इस टॉय में कोई स्ट्रिंग लगी होगी। सपोज मैं एक स्ट्रिंग के लिए एक यहाँ पे एक हुक बना देता हूँ, इस तरीके से। सपोज कर लीजिए एक हुक बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक हुक बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हुक है जिसमें कि एक स्ट्रिंग इस तरीके से है, ऐसे स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है, ठीक है, और बच्चे ने खींचा,
अब स्ट्रिंग है तो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर की तरफ लगेगी, बच्चे ने खींचा होगा तो बच्चा तो टेढ़ा ही खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचा होगा बच्चे ने, जिस डायरेक्शन में एरो आपका पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में बच्चे ने खींचा होगा। हम बच्चा भी बना लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होगा, बट कोई बात नहीं। तो सपोज करिए ये बहुत क्लियर ड्राइंग नहीं हो सकती, बट आई होप कि थोड़ा अंडरस्टैंड होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन को हम और थोड़ा सा छोटा करके और थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ओके, तुम लोग को क्वेश्चन तो साफ साफ दिख ही रहा होगा, और थोड़ा अगर छोटा कर दे तो डजेंट मैटर, हमें क्वेश्चन तो साफ साफ दिख रहा है। और थोड़ा सा अब हमारा जो ये बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ओके, सो लेट्स मेक हिम कि वो इस तरीके से खींच रहा होगा अपने दोनों हाथों से, ठीक। वो इस तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है बच्चा। अल्टीमेटली कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इस टॉय ने, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, यानी कि एस की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 10 मीटर, ये तो हमें पता चल गया। ओके, क्या कह रहा है कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से ये जो बच्चे की स्ट्रिंग है ये कितनी एंगल बना रही है, ये बना रही, देखो द स्ट्रिंग हेल्ड्स इन चाइल्ड्स हैंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ऐसा बना लें इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में, तो जो हमारा ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये कितना एंगल है, ये है 60 डिग्री। ओके, हमें थीटा पता चल गया, जो कि हम अभी तक थीटा पढ़ रहे थे। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पे, 60 डिग्री। अब आप लोग को 60 डिग्री तो पता ही है, क्लास 8th में आप लोग ने ये सारी चीज़ें देखी, लाइन्स एंड एंगल्स, 7th में भी पढ़ा था। सिंपल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे भी। तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया बेटा। ना आपको पता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, और एक चीज़ और आगे बढ़ते हैं। इफ़ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू दे दिया, फोर्स की वैल्यू कितना दिया है, 5 न्यूटन। सारी वैल्यू को हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता है। तो 10 मीटर की हमारी डिस्टेंस हो गई थी, ठीक है। हमारा जो एंगल था, हमारा जो एंगल था वो कितने का था, वो 60 डिग्री का था। एंड हमारा जो फोर्स था वो कितना है, वो था हमारा 5 न्यूटन का। हमारा फोर्स 5 न्यूटन का था, सारी वैल्यू को हमने हाईलाइट कर लिया। तो अब हम उसको डायरेक्टली फॉर्मूला में रख सकते हैं। सो हम क्या रखेंगे अपने फॉर्मूले में, इसके सोल्यूशन पे अगर आए तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो हमारा वर्क डन अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, एफ के जगह क्या रख सकते हैं, 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब आप जानते हो वर्क की यूनिट किस में आती है, जूल्स में आती है, अगर फोर्स हमारा न्यूटन में है और डिस्टेंस मीटर्स में है। तो कॉस थीटा, अच्छा अब आप सोच रहे होगे कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो अल्टीमेटली हमें अब क्या निकालना है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। तो बेटा आपको ना या तो एग्जाम में दिया होगा कॉस 60 की वैल्यू, वरना आप जब मैथमेटिक्स पढ़ लोगे ना तो उसमें कॉस 60, साइन 60, साइन 30 डिग्री, ये एक पूरी टेबुलर फॉर्म में होता है, ये पूरी एक टेबल होती है जिसको आप लर्न कर लेते हो। तो आपको इन सारे एंगल्स की वैल्यू पता चल जाती है। ओके, जैसे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, इनटू 10 मीटर्स, ठीक है, कितना आ गया, 5 टेन 50 इंटू कॉस 60। अच्छा कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वो अगर हम, वैसे तो मुझे याद है, आप लोग को याद नहीं, बट कॉस 60 की जो वैल्यू होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंट के तौर पे, कि जो आपकी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो इसमें हम यहाँ पे वही वैल्यू रखेंगे, तो कॉस 60 की जगह क्या रख देंगे, 1/2, जिससे कि क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 50 इंटू 1/2 इट बिकम्स 25। 2 से 50 कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। 25 कितना, 25 जूल्स, इज इट क्लियर, या फिर हम 25 जे, सिंपली ये भी लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो आंसर आ गया आपका,
और आपने डायग्राम भी देखा कि कैसे बना। हमने बिल्कुल वर्ड्स में पढ़ा था और डायग्राम को हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, बना दिया। इज इट क्लियर बेटा? अब कोई जन ये मत सोच लेना कि टॉय और बॉय के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, नहीं है। बॉय ने मतलब इस बच्चे ने टॉय को खींचा तो टॉय कितना चला, वो 10 मीटर चला। ये 10 मीटर वो दिखा रहा है। कोई जन ये मत कंफ्यूज हो जाना। इसे क्लियर, नहीं तो गलत कर बैठोगे। ओके, तो इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा जब हमारा फोर्स जो है राइट एंगल डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ? जब हमारा फोर्स अभी तो 60 डिग्री बना रहा है, सपोज करो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। यानी कि क्या केस हो गया, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटा दूं तो अब हमारा जो जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को वो क्या है कि सपोज करो अगर हमारा इफ थीटा जो एंगल होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द अप्लाइड फोर्स, वो अगर आपका 90 डिग्री बन जाए, या फिर इसे को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, जिसको नहीं मालूम अब पता चल गया। ठीक है, मैथमेटिक्स वैसे तो आप लोग पढ़े हो, आप लोग पता होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल, तब क्या होगा? उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री होगा। और बेटा कॉस 90 डिग्री होता है 0, क्योंकि ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री कितने किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है वो। कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली कॉस 90 0 की वजह से ये जो हमारा पूरा का पूरा वर्क डन है क्या हो जाता है? वो भी 0 हो जाता है। तो आप लोग को याद करना है। आप लोग को क्या क्या वैल्यू पता चली? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ से हमारा वर्क डन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर, जब when the displacement of the body is perpendicular to the direction of force, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब उस केस में वर्क डन क्या होगा? हमारा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि cos 90 होता है 0। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरा नोट कर लेना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ क्लियर हो चुका है। इज इट क्लियर? सो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो एक लाइन में आ जाएगा। And this is what I wanted to show you all. Okay, so suppose करो मतलब यहाँ पे सीन ऐसा हो रहा है। ओके, तो आपके सामने ये जो लाइन लिखी हुई है आप लोग आराम से पढ़ पा रहे होगे। What it is saying that for example if a man carries a suitcase strictly horizontally, यानी कि अगर आपसे बोला जाए जैसे आपका जो कुली होता है ना, ठीक है, कुली क्या करता है? अपने सर पे सामान रखता है और सीधा चलता है। ऐसा तो नहीं उड़ के जाता है कहीं भी, सीधा चलता है ना। तो अगर हम बोलें कि अगेंस्ट द ग्रेविटी उसने कितना काम किया, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज योर सूटकेस। ठीक है, ये आपका सूटकेस है। सूटकेस इस तरीके से होता है। ठीक, सपोज करो ये आपका सूटकेस है। तो सूटकेस को एक कुली ने अपने सर पे उठाया हुआ है। ठीक है, एक कुली ने अपने सर पे उठाया हुआ है। इज इट क्लियर? अब आप जानते हो ना, इस तरीके से वो ऐसे बिल्कुल ऐसे पकड़ के, ठीक है, इस तरीके से वो पकड़ते हैं। ओके, तो इस तरीके से वो कहाँ जा रहा है? वो आगे जा रहा है। ठीक है, वो आगे जा रहा है। किधर की तरफ जा रहा है? वो इधर की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। बट ये सूटकेस हैवी है, इसका वेट किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। इसका अगर वेट की हम बात करें तो वो किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। ऐसा लगेगा ना वेट, इस डायरेक्शन में। इस एरो को हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, सूटकेस का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, डाउन, जो मैंने डाउन एरो से दिखाया वेट। तो अगर हम बात करें कि इस आदमी ने अगेंस्ट ग्रेविटी कितना काम किया, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना वर्क किया, आप ऑलरेडी इस स्टेयर्स वाले केस में पढ़ चुके हो ना। ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना काम किया?
तो देखो फोर्स की डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ है, बट इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल की तरफ हो रहा है। यानी कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल कितना है, कितना है यार एंगल, 90 डिग्री है ना। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया बेटा। तो जैसे ही यार हमारा एंगल 90 डिग्री हुआ, तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जो कि है एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो एस चाहे जितना भी हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ हो, सिंस ये डिग्री एंगल हमारा 90 डिग्री हो चुका है, वहां से कॉस 90 डिग्री कितना होता है हमारा, जीरो होता है। अभी हमने देखा कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। वहां से हमारा जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय दिस मैन, वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन की बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ से हमारा वर्क, अगर हम बात करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसने वर्क कितना किया, तो क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। इज इट क्लियर बेटा। तो आपको ये जो लाइन लिखी है ना, उसका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। ठीक, तो अब आपको पता है ना कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो नाउ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ और अगर हम देखें, किसी भी एक बॉडी को, कोई भी बॉडी, जैसे कि आपको मैंने बताया था ना कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड कैसे घूम रही है, क्योंकि सन अपनी ग्रेविटी, सन के पास भी कुछ ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या कर रहा है, खींच रहा है अर्थ को एक फोर्स से, और उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। ठीक है, सन की वजह से अर्थ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा लगता है, जो कि मैंने ग्रेविटेशन में आप लोग को बताया था। वो क्या करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन देता है, गोल 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 घुमाता है, जो कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो अर्थ को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, सन दे रहा है, सन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पे आ रहा है। और इसी तरीके से मून को कौन देता है, सन, अर्थ देती है। तो दैट्स ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन द सोलर सिस्टम। एंड तो जो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमें वहां पे वर्क समझना है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तब कितना वर्क होता है। सो टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हमको। देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट सेंटर। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसकी तरफ लगती है, डायरेक्शन क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, बिल्कुल टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है उसकी डायरेक्शन। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक डायरेक्टेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और यही सेंट्रीपेटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए। सो इस केस में जो वर्क डन ऑन द बॉडी होगा, ठीक है, वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो जीरो। यानी कि सन अर्थ पे कितना वर्क कर रहा है, जीरो वर्क कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी हम जीरो वर्क की बात कर देते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, then centripetal force acts along the radius of the circle। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो। देखो अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, मैं इस लाइन को और इस चीज़ को मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं बचा। हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं ऑलरेडी, क्या चीज़ें क्या कही जा रही हैं। खैर, यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ये दिखेगा। आपको क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। To keep a body moving in a circle, there must be a force acting on it directed towards the center, जो कि centripetal force होता है। Now, the work done on the body, on a body moving in a circular path is also zero। क्यों? This is because when a body moves in a circular path, जब भी कोई body circular path में move करती है, then the centripetal force acts along the radius of the circle। जैसे for example, अगर ये हमारा circular path है और ये हमारी कोई बॉडी है जो कि सर्कुलर ऐसे मूव कर रही है, सपोज करो, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होगा, बिल्कुल ऐसा। सेंटर इसका यहाँ पे लाया करेगा, तो रेडियस की तरह लग रहा है ना ये। ठीक है, रेडियस हुआ ये, देखो। सो दिस इज बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस। अलोंग द रेडियस लगेगा, इस तरीके से अलोंग द रेडियस लग रहा है। ओके, एंड इट
इज एट राइट एंगल्स टू द मोशन ऑफ द बॉडी। और ये मोशन ऑफ द बॉडी यानी कि अगर हम इस बॉडी का डायरेक्शन की बात करें तो बॉडी टेंजेंशियली डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर बॉडी यहाँ पे तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ टेंजेंट, तो सर्कल का टेंजेंट होता है। अगर आपको टेंजेंट के बारे में नहीं मालूम है तो वो भी आप मैथमेटिक्स में सीख जाओगे। तो दिस इज टेंजेंट। तो टेंजेंशनली हम कोई भी सर्कुलर मोशन होता है ना, उसका हम डायरेक्शन अगर हमें बताना होता है तो हम टेंजेंट बनाते हैं। तो टेंजेंशनली हमको डायरेक्शन, सपोज करो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मोशन इस डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हो रहा है, ऐसा मोशन हो रहा है, तो अगर हमें निकालना होगा डायरेक्शन तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इसके रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो अल्टीमेटली किसके किसके बीच का एंगल हो रहा है हमारा, यानी इन दोनों के बीच का एंगल जो फोर्स लग रहा है रेडियस के अलॉन्ग और जो हमारा डायरेक्शन है मोशन का, वो क्या है, आपस में कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे भी बना रहे हैं ना 90 डिग्री का एंगल। यही बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है यही चीज लिखा हुआ है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, दस द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज जीरो एंड द वर्क डन इन द केस ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो जीरो। तो सेम चीज होता है ना, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सैटेलाइट पे अर्थ की वजह से, और अर्थ पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स सन की वजह से। सो दिस ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, ये हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ लिया है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना ठीक नहीं है। इस चैप्टर में हमको बेसिकली वर्क के बारे में पढ़ना है तो हम उस पर फोकस करेंगे। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इट इज पॉसिबल दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब ये पॉसिबल है कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है बट फिर भी वर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, फोर्स हर जगह पे लग रहा है बट हमारा जो आपका अल्टीमेटली जो वर्क डन है वो जीरो आता है। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है हमारा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या दिखा रहा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि टेंजेंट से हम निकालते हैं। एंड ये जो आपका आपका फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस वजह से हमारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है जो आके आपके स्क्रीन पे दिखेगा, दिस वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है। तो इसके केस में क्या होता है, अच्छा इसके केस में क्या होता है बेटा, देखो इसके केस में होता यूं है कि कह रहा है कि वर्क डन तब निकालो जब हमारा फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट कर रहा हो। ऐसा कैसे होगा, चलो, इफ द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, तो एंगल जो बनेगा बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना बनेगा, यानी कि क्या कह रहा है, अपोजिट है ना। अगर फोर्स, जैसे फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ आपका मोशन किधर की तरफ है, मैं उसको अलग कलर से बनाता हूँ। डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका ए इधर की तरफ है। ठीक, फोर्स आपका ब्लैक से, दिस इज फोर्स, और रेड वाला क्या आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ से क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, फोर्स इधर है, टॉपिक में मेरा यही लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, जल्दी बता दो। बहुत अच्छे, आप लोग ने बोला, मैं समझ गया। कितना एंगल है ये, 180 डिग्री, जिसको हम स्ट्रेट एंगल के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? तो 180 डिग्री हमारा एंगल हो गया इन दोनों के बीच का। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो किस में चेंज हो जाएगा, एफ वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। यही होगा, एंगल 180 डिग्री है। कॉस 180 डिग्री होता है -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। घबराओ मत, ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो रट जाएंगे बिल्कुल। तो कॉस जो 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो इज इक्वल टू होती है -1। ठीक, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है
1। सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। f इंटू एस कॉस 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ऑफ f इंटू एस। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो इट इज ऑब्वियस दैट जो हमारा वर्क डन होगा बाय द फोर्स, इस ऐसे केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन हमारा क्या आंसर आ रहा है, वर्क डन अल्टीमेटली नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इन विच द बॉडी मूव्स, देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क की, क्योंकि अभी नेगेटिव वर्क का डिस्कशन हो गया, तो हम इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को रब करेंगे, यहाँ पे हटा देते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन सब के बारे में हम डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ओके, सो अब हम नए टॉपिक के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा ये, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो आपने जीरो वर्क डन जीरो का बोला था वो भी देख लिया, वर्क डन पॉजिटिव का बोला था वो भी आपने देख लिया, वर्क डन नेगेटिव का बोला था वो भी आपने देख लिया। तो अब और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सो एक जस्ट अ ब्रीफ, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी काम आएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आप लोग पढ़िए एक एक करके। ओके, सो द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, हमने देखा, नेगेटिव भी देखा हमने, जीरो भी देखा। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी, उस बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ एक्ट कर रहा होगा, उसी सेम डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा होगा फोर्स, तब हमारा जो वर्क डन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के। वर्क डन जीरो कब होगा, जब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, सो एक एग्जांपल देख लें क्या। तो पॉजिटिव वर्क डन बाय अ फोर्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ बॉडी, और नेगेटिव वर्क डन फोर्स स्पीड को डिक्रीज करती है, जबकि जीरो वर्क डन कोई इफेक्ट नहीं करती बॉडी के स्पीड पे। फॉर एग्जांपल एक एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक फुटबॉल बना दे रहा हूँ, और सपोज करो आपने उसको किक किया हुआ है, ठीक है, ये फुटबॉल है, ठीक, ये फुटबॉल है, और आप ऐसा सपोज करो कि आपने इसको किक किया, ठीक, आपने इसको किक किया, जब कब किक किया, जब वो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, तब आप क्या देखोगे कि आपकी फुटबॉल मूव करने लगेगी। ऑब्वियसली फुटबॉल को आप किक करोगे तो वो आगे जाएगी ना, ठीक। सो द फोर्स ऑफ आवर किक, जो हमारा मतलब जितने फोर्स से हमने किक किया बॉल को, उसने बॉल को मूव किया, मतलब हमने फोर्स को अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फुटबॉल। ठीक है, यानी कि हमने किक किधर से किया, देखो हमने किक किया, हमने इधर किक किया उसको इस तरीके से, ये है हमारा किक, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ किक, डायरेक्शन ऑफ किक यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझ रहे हो, किक का मतलब फोर्स दिया ना इस बॉडी को। मूवमेंट कहाँ होगा बॉडी का, बॉडी कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, ये बात तुम लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी होगी। ठीक है, यहाँ के केस में क्या हो रहा है, हमारा वर्क डन जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारा फोर्स की डायरेक्शन, यानी ये किक क्या है, बेसिकली फोर्स है ना। 1 मिनट, ये हमारा किक क्या है बेसिकली, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, एक फोर्स ही तो हम दे रहे हैं, यानी कि फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच कितना एंगल बन रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों, 0 डिग्री का एंगल है, सेम डायरेक्शन में होते तो देखो ना इन दोनों के बीच कितना एंगल है, अगर हम बात करें तो 0 डिग्री का एंगल है ना। अगर एरो अपोजिट होता तो 180 डिग्री का होता। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम लोग का।
सिंपल मैथमेटिक्स है वो तो अभी हम क्या देख रहे हैं, चलो एंगल को छोड़ो, सेम डायरेक्शन में ना, तो हम क्या कहेंगे, हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में हमारा जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा, जिसको हम पॉजिटिव वी से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। दूसरा केस, दूसरा केस क्या, अगर मतलब दूसरा केस ये समझो, अच्छा अब आप सोचो जब पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो ये फुटबॉल की स्पीड को इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, ऑब्वियसली इंक्रीज किया ना बेटा। फुटबॉल की आपकी जो स्पीड है वो तो इंक्रीज हुई, अल्टीमेटली हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई बेटा, क्योंकि आपकी ग्राउंड पे रखी हुई थी, जीरो स्पीड थी उसकी, आपने मारा किक, कुछ स्पीड तो उसमें आ गई ना, यानी कि पॉजिटिव स्पीड बढ़ाया। अब क्या होगा, जब आपकी फुटबॉल मूव कर रही होगी ग्राउंड में, मतलब मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट अब आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में किक करोगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में किक करोगे और बहुत तेज से फुटबॉल मूव कर आपकी तरफ आ रही है और अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको किक कर दो, बहुत ज्यादा फोर्स से नहीं, धीमे से, तो क्या देखोगे आप कि फुटबॉल जो है वो स्लो हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना, होगी ना, बिल्कुल होगी। देखो, a football moving on a ground slows down gradually and ultimately stops, ऐसा होगा ना। क्या होगा कि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि चलो ये आपने किक किया, आपने किक किया, बॉल हमारी आगे गई, बॉल हमारी ग्राउंड पे ही चल रही है, ग्राउंड भी बना लेते हैं बेटा, ठीक है, ग्राउंड भी हम बना लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, इसमें बॉल हमारी चले जा रही है, बट ये तो हमारा केस वन है, ठीक है, पहला स्टेप वन, ये हमारा स्टेप वन है। स्टेप वन में ये हो रहा है, आपने फुटबॉल को किक किया, स्टेप वन में क्या किया, यू यू किक्ड द फुटबॉल, ठीक है, आपने फुटबॉल को किक किया, जबकि फुटबॉल ग्राउंड पे लाया करी थी, लाइंग ऑन ग्राउंड, आपने फुटबॉल को किक किया जो कि ग्राउंड में पड़ी हुई थी, ये स्टेप वन था। अब हम पढ़ेंगे स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू क्या होगा, द बॉल विल the ball speed will decrease and then stops after some times। अब हम जानते हैं ना, रियल लाइफ में फ्रिक्शन भी तो होता है, फ्रिक्शन होता है ना, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ देर के बाद वो हमारी जो बॉल है वो स्टॉप कर जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। तो किक हम पहले कर रहे थे, अब यहाँ पे एक अपोजिट ही फोर्स लगेगा जो कि हमारा होगा फ्रिक्शन, और आपको पता है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ये फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ग्राउंड क्या करता है, ये ग्राउंड लगाता है ना फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा कह सकते हैं हम, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना ये फ्रिक्शन, हमारा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, ठीक है, ग्राउंड, अरे जब बॉल जो है ग्राउंड में रोल कर रही है भाई, बहुत तेज, स्टार्टिंग में तो बहुत तेज स्पीड में होगी, बट थोड़ी देर के बाद वो रुकने लगेगी ना, लगेगी कि नहीं लगेगी, रुकने लगेगी बिल्कुल। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, अब हमारा जो फोर्स है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन है जो एक्ट कर रहा है बॉल पे, और डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉल की किधर है, राइट साइड है। अब हमारे बॉल की स्पीड स्लो होने लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन आ चुका है, और कुछ देर के बाद वो रुक भी जाएगी। तो इस केस में क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है आप लोगों को, है ना अपोजिट डायरेक्शन में देखो। अरे कहाँ हमने ग्राउंड को हिला दिया, हमें एरो को हिलाना है। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, इसके सॉरी हमारा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, कोई तो ऐसा दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल था, उसको हम आगे बढ़ गए तो और अच्छे से समझ में आया हमको। हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, जो नेचुरली होता है वही हुआ। हुआ ना बेटा, कुछ अलग से हमने नहीं सोचा। ओके, सो इन दिस केस हम क्या कह सकते हैं, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑन द फुटबॉल इज नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, ये है वर्क वर्क डन work done by the friction on the ball, वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और पहले के स्टेप 1 में जब हम किक कर रहे थे तो क्या था, वर्क डन बाय अस ऑन द बॉल वाज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन ऑन द बॉल वाज पॉजिटिव, तो उस केस में वर्क डन ऑन द फुटबॉल वाज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ओके, नाउ दैट अब हमें ये चीज़ पता है कौन सा, अगर पॉजिटिव होगा वर्क डन तो स्पीड बढ़ रही है बॉल की, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो स्पीड घट रही है। ठीक है, ये हमें पता है, और अल्टीमेटली जब रुक गया तो वो कोई इस पे वर्क नहीं है, तो जीरो। चलो खैर, ये तो हमारी बात होगी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क की। ओके, सो ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। एंड नाउ वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सैटेलाइट्स। हमें पता है कि सैटेलाइट मूव करता है। ठीक है, वो में वाला एग्जांपल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। तो अब क्योंकि हमें मतलब अब ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है बताने को वर्क डन में, तो वर्क डन आपका होता है ओवर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एनर्जी। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इज़ इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग, और इसी तरीके से आप अपना सब कुछ वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, एंड कंप्लीट योर नोट्स एंड सबमिट इट टू मी। और जो जो कंप्लीट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इट्स रियली अप्रिशिएबल। और होपफुली स्कूल बहुत जल्दी खुलेंगे सीनियर सेक्शंस के लिए, तो लेट्स होप टू सी यू इन द स्कूल ऑल्सो।